लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या इससे ज्यादा सेल्स का बना होता है। अब ये जो सेल है इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इस वर्ड को समझिए, साइटो मींस सेल, प्लाज्म मींस फ्लूइड। तो सेल का फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फर्दर सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड्स के। इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये सब चीजें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस, सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल को बनाते हैं एंड एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये एक्चुअल में एक सेल का लिविंग कंटेंट है। सारी चीजें ये लिविंग है। तो इस लिविंग कंटेंट को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब लिविंग एंड प्लाज्म मींस फ्लूइड। सो ये सारा कंटेंट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है या लिविंग सेल को बना रहा है, इट इज कॉल्ड एज लिविंग मैटर ऑफ सेल और प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज एनर्जी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टेंटली एनर्जी बनानी है एंड ये एनर्जी बनाने के लिए इनको खाना चाहिए। सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन इज फूड। नेक्स्ट होम्योस्टैसिस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली उनको उनके बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बट ऐसा सब में भी जरूरी नहीं है। हम देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज्यादा या इससे कम होता, ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया मतलब हाई टेम्परेचर, कम हुआ तो हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया लो टेम्परेचर। तो दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं इससे हमारी बॉडी के ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएंगे। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं लाइक क्रोकोडाइल्स, इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो होम्योस्टैसिस को हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टैसिस भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी कुछ चीजों की बनी हुई है जिन्हें सेल बोला जा रहा है। अब ये सेल हो सकता है सोलली रहना चाहे, अकेले रह के बॉडी को चलाएं, हो सकता है ये बहुत सारे सेल्स इकट्ठे कंबाइन करके अपना काम करना चाहें, और ऐसा भी हो सकता है ये कंबाइन करके कुछ अलग स्ट्रक्चर बना दें और वो स्ट्रक्चर फिर काम करे। तो इस चीज को, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे। यही सेल उसकी पूरी मतलब एक्चुअल में पूरी बॉडी एक सेल की ही बनी हुई है, तो ये सेल ही उसकी बॉडी है, लगा लीजिए। तो यही सभी काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो उसे बोला जाता है टिश्यू। अब मान लीजिए ये सेल्स इकट्ठे होके एक काम कर रहे हैं, वो काम लगा लीजिए हम मान लेते हैं डाइजेशन का काम परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे कुछ सेल्स इकट्ठे हो गए, इन्होंने काम किया सर्कुलेशन का। फिर कुछ और सेल्स इकट्ठे हुए, इन्होंने जो भी फूड कंज्यूम किया है उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकाला। तो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव किया इन्होंने। तो हर कुछ सेल्स के ग्रुप ने मतलब टिश्यूज ने अपना अपना काम बांट रखा है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये भी पॉसिबल है। इस चीज को जिसमें काम का बंटवारा हुआ है
इसे बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये कुछ हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे कि सेल्यूलर लेवल बहुत जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, उनमें देखा जाता है। टिश्यू लेवल कुछ ऑर्गेनिज्म जब और इवॉल्व हुए तब ये देखा गया। फिर आया ऑर्गन लेवल। अब देखिए जब ये टिश्यूज, जैसे कि ये हमने देखा, ये जो सेल्स थे ये क्या कर रहे थे, डाइजेशन का काम कर रहे थे। अब ये सेल्स अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करके, मॉडिफाई करके, इन्होंने कुछ ग्लैंड्स बना ली और कुछ ट्यूब बना ली। इस ट्यूब को हमने बोल दिया एलिमेंट्री कैनाल। फिर ये जो सेल्स थे जो सर्कुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने जैसे इवोल्यूशन हुई तो इन्होंने बना लिया हार्ट। फिर ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव कर रहे थे, इन्होंने बना लिया लीवर। तो ये क्या हुआ, ये टिश्यूज इन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके एक ऑर्गन बना लिया, और ये ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर इन्होंने एक पूरी बॉडी चलाई। उस बॉडी को फिर हमने बोल दिया ऑर्गेनिज्म। तो ये हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स भी एक ऑर्गेनिज्म को चला सकते हैं, टिश्यूज और अच्छे से चला सकते हैं, ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं और ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उन्हें बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये रिएक्शंस कुछ बना भी सकते हैं और कुछ तोड़ भी सकते हैं। पहले हम वो पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऐसे जो कुछ बनाते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, प्लांट की लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल है, उनको हम टाइम टू टाइम वाटर देते हैं, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में इन तीनों चीजों को यूज करके प्लांट बना देता है C6H12O6। तो देखिए क्या हुआ, छोटी चीजों से एक बड़ी चीज बनाई गई। सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ समथिंग, कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी चीज की। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस हुई। तो ये एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जिसमें कुछ बना है, कंस्ट्रक्शन हुई है। इस रिएक्शन के लिए एक साइंटिफिक नेम देंगे हम। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। एनी रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6। सिंगल ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं C6H12O6। इसके अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो इसका पॉलीमर बनेगा। इसमें से जब H2O रिमूव होगा, C6H10O5 रह जाएगा, एंड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक नेटवर्क बना देंगे जिसको बोलेंगे स्टार्च, और ये पानी निकल जाएगा। तो अगेन यहाँ क्या हुआ है, इसको यूज करके किसी चीज की फॉर्मेशन हुई है, पॉलीमर बना है। यहाँ पे क्या हुआ था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लिए बहुत सारे नंबर में और एक बड़ा पॉलीमर बना दिया। सो देयर इज सिंथेसिस, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। इसके बाद हम देख रहे हैं बॉडी में जो ऐसे रिएक्शंस चल रहे हैं जो किसी चीज को तोड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, उन्हें बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो देखिए जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, C6H12O6 जो बन रहा है, ये ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उसको यूज करके ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो इसमें एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक होके छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है। So there is destruction or breaking down of complex substances. This is called as catabolic reaction. इसको आप ऐसे उल्टा याद कर सकते हैं, C for catabolic reaction, but ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होते, कंस्ट्रक्टिव होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन।
So C, catabolic reactions are destructive reactions. Next is growth. Growth is irreversible increase in mass of organism. किसी ऑर्गेनिज्म का मास इरिवर्सिबली मतलब वापस से वो उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है तो उसे बोलेंगे ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ ऐसी भी हो सकती है जिसमें कोई चीज अंदर ऐड हुई है, किसी चीज के अंदर ऐड की जा रही है वो ग्रोथ, और किसी के ऊपर कोई चीज ऐड की जा रही है वो भी ग्रोथ है। तो जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐड होता है, इस तरह की ग्रोथ जिसमें इंटरनल एडिशन है उसे बोलते हैं इंट्यूससेप्शन। यू कैन सी हियर इंट्यूससेप्शन। इंटरनल ग्रोथ को इंट्यूससेप्शन बोलते हैं। मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, जब चाइल्डहुड है और एडल्टहुड में देखिए क्या डिफरेंस है। चाइल्ड ग्रो करने लगता है, बॉडी के अंदर एडिशन होती है और फाइनली एडल्ट बन जाता है, तो इसे इंट्यूससेप्शन बोल दिया। और दूसरा केस ले लीजिए, मान लीजिए ये है एक छोटी सी रोक, इसके ऊपर और सॉइल ऐड की और ऐड की तो फाइनली ये रोक बड़ी बन जाएगी, तो ये ग्रोथ है एक्सटर्नल ग्रोथ। इस तरह की ग्रोथ को बोला जाता है एक्रीशन। तो ये देखा गया जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्यूससेप्शन पाई जाती है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्रीशन पाई जाती है। उसके बाद देखिए जो इंट्यूससेप्शन है इंटरनल ग्रोथ, ये हो सकता है कि ये हुई है बाय द एडिशन ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉन लिविंग सब्सटेंस के एडिशन से हुई है। लिविंग सब्सटेंस मतलब प्रोटोप्लाज्मिक मैटर ऐड हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलिस मल्टीप्लाई कर रही हैं, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह की ग्रोथ जिसमें लिविंग सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं और ग्रोथ हो रही है इंटरनल, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, या बोल लीजिए प्रोटोप्लाज्मिक इंट्यूससेप्शन। उसके बाद दूसरा केस जिसमें नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं, इसे बोलते हैं एपोप्लाज्मिक ग्रोथ और एपोप्लाज्मिक इंट्यूससेप्शन। तो इससे हमें पता क्या चला, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्यूससेप्शन होगी और नॉन लिविंग में एक्रीशन होगी। अब ये जो हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ में हमने पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेली वगैरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ग्रोथ हुई। एपोप्लाज्मिक ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, हमने पढ़ा था मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट्स के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल वॉल, इसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। तो ये जो सेल वॉल है इट इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। तो प्लांट के, ये प्लांट की मान लीजिए लीफ है, तो ये अगर सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं यानी सेल वॉल इंक्रीज हो रही है तो ये इंट्यूससेप्शन इंटरनल ग्रोथ है, बट ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के ऐड ऑन होने से हो रही है, तो इसको बोल दिया हमने एपोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब एक छोटा सा पॉइंट हम नोट करेंगे, ग्रोथ तब होती है जब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस ज्यादा हो और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कम हो। बॉडी के अंदर अगर एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, और अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन कम हो रहे हैं तो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस है, मतलब अगर बाहर मान लीजिए कि आग लग गई है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, मतलब हमें सराउंडिंग के बारे में पता है और उसको हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज मूवमेंट, बॉडी के किसी हिस्से को हिलाना, शेकिंग इज कॉल्ड एज मूवमेंट। बट अगर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर गए
This is called as locomotion. Then reproduction. Every living organism is able to reproduce. Some of the exceptions हैं obviously, कई reproduce नहीं कर सकते due to some reasons, but living organisms का सबसे मेन कैरेक्टर यही है कि वो न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं. देन वेरिएशंस. सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ अमाउंट ऑफ चेंजेस लेके आते हैं अपने लाइफ टाइम में, और फिर वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाती है, इसे बोलते हैं वेरिएशंस. देन अडेप्टेशन. ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम कुछ ऐसी चेंजेस लाते हैं बॉडी में, मॉडिफिकेशंस लाते हैं जो हमारे लिविंग के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बेटर होती हैं. इन सभी चेंजेस को बोला जाता है अडेप्टेशन. तो अब देखिए, ये जो सभी हमने कैरेक्टर्स पढ़े, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सभी कैरेक्टर्स लिविंग में होने चाहिए और जिनमें ये सब कैरेक्टर्स नहीं है वो नॉन लिविंग है. ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो शायद लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल वो लिविंग है. और मतलब कि सभी कैरेक्टर्स का एक ऑर्गेनिज्म में होना उसको लिविंग नहीं बनाएगा, कुछ कैरेक्टर्स होना भी उसको लिविंग बना सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को हम स्प्लिट करते हैं बायो, डाई एंड वर्सिटी. तो देखिए, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाई means different, versity means variety. So different varieties of living organism is called as biodiversity. अब ये जो इतनी सारी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस अर्थ पे अवेलेबल है, इसको हम एक एक करके हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो साइंटिस्ट ने एक व्यू दिया कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम है या सिमिलर है उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाए. सिमिलरली जो एक दूसरा ग्रुप है जिनके मेंबर सिमिलर हैं बट पहले ग्रुप से अलग हैं, उनको अलग ग्रुप में बांट दिया जाए. तो इस तरह की ग्रुपिंग का एक व्यू दिया गया, एंड इस व्यू को देखते हुए ग्रुपिंग करने का एक मेथड दिया गया. दैट मेथड इज अ क्लासिकल मेथड. एंड ये क्लासिकल मेथड क्या कहता है कि अगर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप्स में बांट रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए हम उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखेंगे. एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करना, इसे बोला जाता है मॉर्फोलॉजी. एंड ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनको बोला जाएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ये देखिए कैसे है. जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1 एंड अदर इज ऑर्गेनिज्म 2. ऑर्गेनिज्म 1 के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं. इसके पास लीव्स हैं, स्टेम है, रूट प्रेजेंट है. फिर सेकंड ऑर्गेनिज्म के देखिए, इसके पास लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब प्रेजेंट. तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, इनके बेस पे हमने ये बोल दिया कि ऑर्गेनिज्म 1 अलग है, ऑर्गेनिज्म 2 अलग है. तो इनको दो अलग ग्रुप में बांटेंगे. ऑर्गेनिज्म 1 आ जाएगा अंडर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म 2 आ जाएगा अंडर एनिमल्स. इस तरह की ग्रुपिंग जिसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा रहा है, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पे बांटा जा रहा है, इसे बोला जाता है टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी के अलग अलग स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन. जैसे कि हमने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा, प्लांट्स के भी देख लिए, एनिमल्स के भी देख लिए. इस चीज को बोल दिया कैरेक्टराइजेशन करना. फाइनली कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये पता लग गया कि ये दोनों सेम नहीं है, अलग है. आइडेंटिफिकेशन हो गई. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने बोला एक प्लांट के अंडर आएगा, एक एनिमल के अंडर आएगा. अंडर तो आएगा बट प्लांट्स भी डिफरेंट है, तो इनका नाम देना पड़ेगा जो भी ये प्लांट है, और दूसरा जो एनिमल है उसका भी नाम देना पड़ेगा. तो दैट इज नोमेनक्लेचर, नामकरण करना. फाइनली इनको हमने क्लासिफाई कर दिया. दीज आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनोमी.
अब ये तो था एक क्लासिकल व्यू क्लासिफाई करने का। इसके बाद एक एडवांस लेवल पे एक व्यू आया जो थोड़ा बेटर माना गया, इससे काफी बेटर माना गया। इट वॉज गिवन बाय कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस की एक बहुत फेमस बुक है सिस्टेमा नेचर। इसके अंदर उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन करने के लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना काफी नहीं है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप्स को भी पढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, इनको भी स्टडी करना चाहिए, तभी हम अच्छे से उनको क्लासिफाई कर पाएंगे। तो इस स्टडी को, जिसके अंडर मॉर्फोलॉजी एंड रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जा रहा है, इससे बोला गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि टेक्सोनॉमी वाज अ स्टडी और ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी of, or we can say branch of science which deals with classification of organism based on morphology and relationship. अब देखिए मॉर्फोलॉजी के लिए हम एक एग्जांपल पढ़ चुके थे प्लांट एनिमल का। अब मॉर्फोलॉजी प्लस रिलेशनशिप के लिए हम पढ़ते हैं, मतलब सिस्टमैटिक्स किस तरह से की जाती है वो देखते हैं। तो दोबारा आ जाइए, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2। ऑर्गेनिज्म 1 के कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है और रिलेशनशिप्स भी पढ़नी है। तो 1 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इनके पास मैमरी ग्लैंड है, ईयर, नोज, आईज, लेग्स, ये सब प्रेजेंट है। फिर ऑर्गेनिज्म 2 पे आ जाइए, इनके पास टेल है, मैमरी ग्लैंड है, ईयर, नोज, लेग्स और आईज, ये सब है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म 1 है, जब इसकी और ऑर्गेनिज्म 2 की एंसेस्ट्री पढ़ी गई, पुरानी जो इनकी रिश्तेदारी है उसके बारे में पढ़ा गया, तो ये देखा गया कि ऑर्गेनिज्म 1 ऑर्गेनिज्म 2 से बहुत मैच करता है। सिर्फ अगर ऑर्गेनिज्म 2 की टेल हटा दी जाए तो वो ऑर्गेनिज्म 1 ही बन जाएगा ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ऑर्गेनिज्म 1 की बॉडी पे लेस हेयर है, ऑर्गेनिज्म 2 की बॉडी पे मोर हेयर है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर जो मोर हेयर वाला कैरेक्टर है, बाल अगर कम हो जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म 1 बन जाएगा, बाल कम हो जाए और टेल हट जाए तो ऑर्गेनिज्म 1 बन जाएगा। तो अब देखिए, अगर सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसको क्लासिफाई करते तो हम ये बोल देते कि ये दोनों तो बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ही मैच नहीं करते, क्योंकि इसके पास तो टेल है, इसके पास टेल नहीं है। बट जब इसकी रिलेशनशिप्स को पढ़ा गया, इसकी एंसेस्ट्री को पढ़ा गया, तो ये देखा गया कि टेल कुछ टाइम बाद, कुछ वेरिएशंस के बाद हट गई और ज्यादा बॉडी हेयर जो थे वो भी कम हो जाए, तो फाइनली ऑर्गेनिज्म 1 बन जाता है। तो 1 और 2 ये दोनों ऑर्गेनिज्म बहुत रिलेटेड है। ऑर्गेनिज्म 1 इज ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिज्म 2 इज अ मंकी। इवन ये भी कहा जाता है कि जो मंकीज हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर्स हैं। सो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा जब, तो इसे बोला जाएगा सिस्टमैटिक्स। तो ह्यूमन और मंकी इनको एक ही ग्रुप में ही रखा गया। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं दो चीजें, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इधर मॉर्फोलॉजी के बेस पे कैरेक्टराइजेशन हो रही है और रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करके किया जा रहा है। कैरेक्टराइजेशन हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसके बाद इनका नामकरण किया जाएगा, नेमिंग देना, इट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए कैरलस लीनियस ने अपनी ही बुक में सिस्टेमा नेचर में कुछ रूल्स दिए थे। इन्होंने बोला कि नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। अगर हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाते हैं तो किसी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमने वहां पे जाके प्रोनाउंस करना है तो उनको समझाने के लिए एक ऐसा नेम होना चाहिए जो कहीं भी जाकर अगर हम बोलें तो वो नेम उनको समझ आ जाए।
दैट नेम विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम, या फिर इसको बोल दिया जाएगा साइंटिफिक नेम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का है तो इसको बोल दीजिए बायोलॉजिकल नेम्स। एंड इसके अलावा इसकी नीड उनको क्यों लगी, उन्होंने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रीजन्स में बड़ा ही अलग नाम होता है। जैसे कि पोटैटो, इट इज कॉल्ड एज आलू इन हिंदी, मराठी में इसको बटाटा बोलते हैं। तो अगर इसको आपको कहीं और जाकर समझाना हो, आलू के बारे में बताना हो, पोटैटो के बारे में बताना हो, तो एक ऐसा नाम देना चाहिए जो कहीं भी जाओ वो समझ जाए। तो इन्होंने एक नाम दिया सोलैनम ट्यूबरोसम। ये वर्ड या ये जो नेम है, ये आप कहीं भी जाकर बोलेंगे कि समझा जाएगा। तो इसे बोल देते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो इस नेम को देने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहली बात देखिए, जो भी नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है, नेमिंग दी जा रही है, लीनियस ने कहा कि ये नॉमेनक्लेचर 2 वर्ड्स का होगा, 2 वर्ड नॉमेनक्लेचर, ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो सिर्फ 2 वर्ड्स में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाएगा। तो 2 टर्म्स का नेम है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, 2 टर्म्स नेम। तो ये बड़ा फेमस है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, दिस वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको किस तरह से दिया जाएगा। सबसे पहला रूल बायोलॉजिकल नेम्स देने का है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो हम दे रहे हैं उनके वर्ड्स लेटिन में होंगे, लेटिन लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे, जैसे कि सोलैनम ट्यूबरोसम, ये दोनों ही वर्ड्स लेटिन के। सेकंड रूल इज 2 वर्ड्स होंगे, दोनों वर्ड्स लेटिन होंगे, दिस वाज फर्स्ट रूल। 2 वर्ड्स होंगे जिनमें से पहला वर्ड होगा जीनस, सेकंड वर्ड विल बी स्पीशीज। जीनस, सेकंड इज स्पीशीज। रूल नंबर 3, जब इसको हम हाथ से लिख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड को अलग से अंडरलाइन करेंगे, और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो इसको इटैलिक्स में करवा देंगे। व्हेन हैंड रिटन बोथ ऑफ दीज आर सेपरेटली अंडरलाइंड, एंड व्हेन प्रिंटेड दे आर इटैलिसाइज्ड। रूल नंबर 4 इज जो जीनस का फर्स्ट लेटर है इट इज कैपिटल, एंड स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है इट इज स्मॉल। तो ये हो जाते हैं चारों रूल्स। बस इससे हमारे पास आ जाएगा बायोलॉजिकल नेम। ये बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का। तो सबसे पहला रूल है दोनों वर्ड्स लैटिन के हो गया। रूल नंबर 2, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज। 3 इज व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइंड सेपरेटली। रूल नंबर 4 इज जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल। अब इसके ब्रैकेट में आप इसका कॉमन नेम लिख दीजिए मैंगो। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नेम। अब ये तो कैरलस लीनियस ने दे दिया था। अब क्योंकि साइंस एक डेवलपिंग फील्ड है, तो बाद में एक और नोमेनक्लेचर सिस्टम भी आया, वो था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ट्राइनोमियल है मतलब 3 टर्म्स होंगी इसमें। ये 3 टर्म्स का एक एग्जांपल देखते हैं। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम दिया गया गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। तो देखिए तीनों टर्म्स को, वैसे तो सभी रूल्स वही फॉलो किए हैं, लेटिन वर्ड्स हैं तीनों, और तीनों को अंडरलाइन कर रखा है सेपरेटली जब हाथ से लिखा गया, और जीनस का फर्स्ट लेटर बड़ा है, स्पीशीज का छोटा है फर्स्ट लेटर। तो ये जो थर्ड वर्ड है दिस इज सब स्पीशीज, ये भी वही सेम होगी जो स्पीशीज है। बट क्या हुआ कि ये जब सामने आया तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा पाया गया, तो इसको रिजेक्ट किया। सो फाइनली ये बोला गया कि हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम देना है। सो जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा जब हम नेम लिखेंगे तो हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये जो नामकरण किया गया है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है। मतलब अगर एनिमल्स को नेम देना है तो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट को देना है तो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बैक्टीरिया का नेम देना है तो अलग ऑर्गेनाइजेशन है।
वो ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स का नेम देती है, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो प्लांट्स का देती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एंड जो बैक्टीरिया का देती है, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, तो अब हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया, नेमिंग दे दी गई, चाहे टैक्सोनॉमी से हो चाहे सिस्टमैटिक से हो। पहले कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप इज नोमेनक्लेचर। लास्ट स्टेप आ जाता है अब क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन होएगी, क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, ग्रुप्स में बांट लिया। उन ग्रुप्स के भी कुछ लेवल्स होंगे, उसमें बांटना एक ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली अरेंज करना माना जाता है। अब ये जो लेवल्स हैं इन्हें बोलेंगे रैंक और टैक्सा। ये आगे हम इजीली समझ जाएंगे। अभी जस्ट ये याद रखना है, क्लासिफिकेशन करते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ लेवल्स में बांटा जाता है, दैट लेवल इज रैंक और टैक्सा। और ये जो सिस्टम है जिसमें रैंकिंग करी जा रही है इसे बोलते हैं हायरार्कियल सिस्टम। हायरार्की का मतलब ही होता है रैंकिंग देना, रैंक्स बनाना, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से क्लासिफाई करना। तो अब ये रैंक्स को देखते हैं, दीज आर वेरियस रैंक्स। सबसे पहले छोटी रैंक से स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल नेम जीनस और स्पीशीज का बना होता है, साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीशीज का होता है। ओके, तो जीनस एंड स्पीशीज हमने समझ लिया। अब जीनस के कुछ कैरेक्टर्स कंबाइन होके फैमिली बनाते हैं, फिर वो कैरेक्टर्स और कंबाइन होके ऑर्डर बनाते हैं, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीजन, एंड फाइनली किंगडम। इसको और डिटेल में देखने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे लोएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज को एक्सप्लेन किया गया अंडर स्पीशीज कॉन्सेप्ट, and this concept was given by a famous scientist अर्नेस्ट मायर। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। इन्होंने 3 प्राइजेस जीते थे, क्रैफोर्ड प्राइज, बेल्जन प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। इन तीनों प्राइजेस को इकट्ठे बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज के इक्वल है। बहुत रेयर साइंटिस्ट थे जिनको ये ट्रिपल क्राउन्स मिल चुके हैं, तो अर्नेस्ट मायर उनमें थे। अब इन्होंने ऐसा क्या एक्सप्लेन किया जिनकी वजह से इनको इतना इन प्राइजेस मिले और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया? इन्होंने स्पीशीज कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। ये कहते हैं कि स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज कर सकते हैं और दूसरी स्पीशीज से अलग होते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक तो है हमारे पास ह्यूमन और ह्यूमंस, देन डॉग, एलिफेंट, देन फिश, इस तरह से ये हो गए सभी एनिमल्स हैं। अब ह्यूमन बीइंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करके एक और ह्यूमन बना सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज कर सकते हैं। एंड ये डॉग के साथ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर एलिफेंट के साथ, या और भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दिस इज स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमें ये पता है कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो इज जीनस एंड सेपियन इज स्पीशीज। सेपियन के अलावा और भी स्पीशीज होती हैं, लाइक इरेक्टस एंड हैबिलिस, ये सब स्पीशीज हो गई। तो अब देखिए होमो सेपियन, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। जो होमो सेपियन है वो सिर्फ होमो सेपियन के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। होमो इरेक्टस के साथ कर सकते हैं, होमो हैबिलिस के साथ ही कर सकते हैं। तो हैबिलिस सेम स्पीशीज के हैं, स्पीशीज सेम है, रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज करेंगे और दूसरी स्पीशीज से अलग है। तो ये हमने बोल दिए कि ये एक स्पीशीज के हो गए, ये दूसरे के हो गए और ये अलग स्पीशीज के हो गए। सो फाइनली स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म consisting of similar individuals
capable of reproducing among themselves and raising a fertile offspring. Like human beings belong to species sapien. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इससे अपर टेक्सोनोमिक रैंक की। सबसे लोएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक हो गई स्पीशीज, उसके बाद अपर रैंक आ गई जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीशीज बिलोंग टू जीनस, जैसे कि होमो जीनस है, इसके अंडर सेपियन स्पीशीज भी है, वैसे ही इसके अंडर इरेक्टस भी स्पीशीज है, हैबिलिस स्पीशीज भी है। सो ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज जीनस। देन ग्रुप ऑफ जीनस कम्स अंडर फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली कम्स अंडर ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर कम्स अंडर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लासेस कम्स अंडर फाइलम और डिवीजन। अगर एनिमल है तो इट कम्स अंडर फाइलम, प्लांट है देन इट कम्स अंडर डिवीजन, एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ प्लांट्स कम अंडर किंगडम। तो किंगडम अगर एनिमल्स के ग्रुप को कंप्राइज करे तो इट विल बी कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। अगर ग्रुप ऑफ प्लांट का बना हुआ है तो इसको बोल देंगे प्लांटी। इसको जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे इसको हम और इजीली समझ पाएंगे। अभी हम सबसे जो इजी एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स का ही उसको स्टडी करते हैं। सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल है ये। तो देखिए ह्यूमन बींग्स एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। फाइलम is chordata, then they belongs to class Mammalia, order Primata, family is Hominidae, genus is Homo, sapien is species। तो ये हो जाती है ह्यूमन बींग्स की क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अपवर्ड। इसका क्या मतलब है, एनिमल किंगडम के अंडर सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से उठते जाते हैं, होमो जीनस के अंडर बहुत सारी स्पीशीज आ गई, देन होमिनिडी फैमिली के अंडर बहुत सारे जीनस आ जाएंगे। तो जो कैरेक्टर्स एक जीनस के ऑर्गेनिज्म में थे वो ज्यादा कॉमन थे, फैमिली के अंडर फर्दर ग्रुप्स आ जाएंगे जो कि एक ग्रुप अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा, तो उनके कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे। वैसे ही ऑर्डर में चलेंगे, एक ऑर्डर होता है प्राइमेटा, दूसरा होता है नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेटा के अंडर जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग है, नॉन प्राइमेट्स के अलग है। इसके बाद जैसे हम अगली क्लास में जाएंगे तो उसके अंदर फर्दर बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये सारे ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे डाइवर्सिटी इंक्रीज होती जा रही है, ग्रुपिंग इंक्रीज होती जा रही है, तो जो करेक्टर्स हैं सिमिलर करेक्टर्स वो कम होते जाएंगे। सो ये हम देख चुके हैं स्पीशीज क्या थी। जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, फाइलम और डिवीजन ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज फाइलम और डिवीजन। फाइलम वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, डिवीजन प्लांट के लिए। किंगडम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये है प्लांट का एग्जांपल और एक एनिमल्स का एग्जांपल है। तो प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी के अंडर हम मैंगो का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इट बिलोंग्स टू डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडोने, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगिफेरा, स्पीशीज इज इंडिका। सिमिलरली अब एनिमल्स का देखिए, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम गॉडेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली इज होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। अब हम टेक्सोनोमी के चारों स्टेप्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया है या आइडेंटिफाई किया है वो करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो चीजें जो कि कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकें, उन सभी टूल्स को बोला जाता है टेक्सोनोमिक एड्स। तो फर्स्ट टेक्सोनोमिक एड इज म्यूजियम, बहुत कॉमन है।
एक ऐसा एरिया जहाँ पे एजुकेशन मटेरियल को रखा जाएगा ताकि पब्लिक उसे आके देख सके, ऑब्जर्व कर सके और अपनी स्टडी, उनकी स्टडी के लिए कुछ यूज हो सके उसका, उस उसे बोलेंगे म्यूजियम। कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स में भी ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एनिमल स्पेसिमेंस हो सकते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस हो सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। हो सकता है स्केलेटन भी मिल जाए, ह्यूमन स्केलेटन, डायनासोर स्केलेटन, ऐसे और ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन्स भी मिल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क, कॉमनली से जू बोला जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उसे बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है, मतलब जो एक्सटिंक्ट होने के रिस्क पे हैं, तो उनको हमें अगर बचाना है उनके प्रेडेटर से, तो उनका एक है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक जो हमने एस्टैब्लिश किया है मैन मेड एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट से उन्हें इस मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना पड़ेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट में उनका जो प्रेडेटर है वो प्रेजेंट है, प्रेडेटर से वो जल्दी से लड़ नहीं सकते, तो वो मर जाएंगे, तो वहां से उठाकर उनको मैन मेड एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा ताकि हम उन्हें बचा सके। अब देखिए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, मान लीजिए एनवायरनमेंट का लो टेम्परेचर था, मतलब ठंडा था वो एरिया, तो इस ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए हमें मैन मेड एनवायरनमेंट को भी ठंडा रखना पड़ेगा। तो क्या किया गया, उस वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पहली बात एक एरिया एस्टेब्लिश किया। उस एरिया में कुछ कंडीशंस ऐसी बनाई जो कि उस ऑर्गेनिज्म के नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर थी, तब और फिर इस एरिया में उस ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो फाइनली वो यहाँ पे इजीली रह पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज zoological पार्क और जू। एग्जाम्पल इज नेशनल zoological पार्क, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट taxonomic aid is herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens. अब देखिए ये क्या होता है, एक वाइट सी शीट होती है, नॉर्मल शीट से थोड़ा साइज बड़ा होता है, लेंथ एंड विड्थ ज्यादा होती है, इस शीट को बोलते हैं हर्बेरियम शीट। इस हर्बेरियम शीट के एक साइड पे कुछ ब्लैंक्स होते हैं, उसमें नेम होगा, जो प्लांट है प्लांट का नेम, कलेक्शन जिसने किया उसका नाम, जिस दिन कलेक्ट किया डेट हो गई, और जिस जगह से लेके आए हो उस जगह का नाम होगा। इसके अलावा ये सारी जो एरिया ये सारा खाली होगा। तो हमने क्या किया, कोई भी प्लांट लेके आए आप, मान लीजिए नीम ले आए, तो नीम का छोटा सा एक हिस्सा हमने पहले तो ड्राई किया, ड्राई करके उसको प्रेस किया और इसके ऊपर लगा दिया, तो ये बन गई हर्बेरियम शीट। सिमिलरली और भी प्लांट्स को ऐसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो हर्बेरियम एक ऐसा रूम है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स को प्रिजर्व करके हर्बेरियम शीट्स बना के रखा जा रहा है। उस शीट्स को यूज करके आप स्टडी में अपने एनहांस कर सकते हो, स्टडी के लिए मतलब यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसका हर्बेरियम है। एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज NBRI। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉटनिकल गार्डन। स्टडी ऑफ प्लांट इज बॉटनी, वी नो दिस। तो प्लांट्स का एक गार्डन बना दिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज बॉटनिकल गार्डन। अब गार्डन तो प्लांट्स का ही होता है, इसमें क्या स्पेशल है, एक ऐसा गार्डन बनाया हमने, एक ऐसा एरिया जहाँ हर तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स को लगा दिया। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगाए, इन प्लांट्स के साथ एक नेम प्लेट भी लगाई गई। नॉट ओनली नेम प्लेट, बट इस प्लेट के ऊपर उस प्लांट की और भी काफी सारी डिटेल्स होंगी। साइंटिफिक नेम तो होगा ही, कॉमन नेम भी हो सकता है, हो फैमिली दी होगी उसकी, या फिर कलेक्टर का नाम भी दिया जा सकता है। तो उस प्लांट के बारे में और काफी सारी डिटेल होना, हर एक प्लांट के साथ ये प्लेट लगी होगी, तो इस तरह के गार्डन को बोला जाएगा बॉटनिकल गार्डन। एग्जाम्पल इज बॉटनिकल गार्डन ऑफ NBRI लखनऊ। Okay, next one is interesting taxonomic aid and it is key. So key क्या है?
ये हम देख रहे हैं दीज आर कीज। ये एक्चुअल में क्या है, दो स्टेटमेंट्स के अलग अलग ग्रुप को, ये दो दो स्टेटमेंट्स के ग्रुप्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम कीज। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये देखिए कैसे है, हैज सिक्स लेग्स, डज नॉट हैज सिक्स लेग्स। दोनों कैसे हैं, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है, मतलब यस और नो पे बेस्ड है, कह लीजिए कंट्रास्टिंग है एक दूसरे से। सो की इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, फर्स्ट थिंग इज दिस। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट्स की बनी हुई है, इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कपलेट। उसके बाद देखिए कपलेट की हर एक स्टेटमेंट, मतलब ये एक स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट, इसे बोला जाएगा लीड। ये भी एक लीड है, ये भी एक लीड है। तो दोबारा देखते हैं अब की को। कीज आर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। These are based on contrasting characters in pair called couplet, and each statement of key is called as lead. तो अब देखिए इससे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म को। मान लीजिए हमें एक कॉकरोच आगे रखा गया हमारे पास, या फिर ग्रास ऊपर दे दिया, तो वो, अब तो हमें पता है कि वो ग्रास ऊपर है या कॉकरोच है। जब नहीं पता था उस टाइम की बात करते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, हमारे पास कीज आ गई। की से क्या हुआ, हमने देखा पहली चीज, हैज सिक्स लेग्स, डज नॉट हैव सिक्स लेग्स। ऑब्वियसली इनके पास सिक्स लेग्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स आएंगे, तो पहली स्टेटमेंट होगी हैज सिक्स लेग्स, अगर हैं देन गो टू टू। फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आए, हैज मेटालिक शाइन, डू नॉट हैज मेटालिक शाइन। तो अब ग्रास ऊपर की बात करें, मेटालिक शाइन नहीं होगी उनमें, अगर लोकस वगैरह हैं तो नहीं है। तो आप जाइए फोर्थ स्टेटमेंट पे, थर्ड को स्किप करिए, फोर्थ पे जाइए। अब देखिए हैज हार्ड शेल लाइक विंग्स, अगर है शेल लाइक हार्ड विंग्स तो उसे वो है एशियन लेडी बिटल, अगर नहीं है देन इट इज ग्रास होपर। सो इस तरह से कीज मिल जाती हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एड इज मैनुअल। मैनुअल एक बुक है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन और कलेक्शन के बारे में बताया होगा, किसी भी एक स्पीशीज की जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया में जो भी स्पीशीज पाई जाती हैं, किसकी स्पीशीज मानते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ये ले लिया कि नीम की कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज मिलती हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो उन स्पीशीज के बारे में इस बुक के अंदर दिया होगा। दिस बुक विल बी मैनुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हर एरिया के मैनुअल अलग होते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एड पे, फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं प्लांट के लिए, फोना यूज करते हैं एनिमल के लिए। ये भी एक बुक है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है अबाउट हैबिटेट, क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। तो हर एरिया का फ्लोरा भी अलग होगा। देन इज मोनोग्राफ, अगेन रिटन वर्क, मतलब बुक है, मतलब बुक भी हो सकती है, कुछ पेजेस की एक लिस्ट सी हो सकती है। तो ये क्या है, इसके अंदर किसी भी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मतलब जरूरी नहीं है कि स्पीशीज के बारे में ही होगा। जैसे यहाँ पे मैनुअल में और फ्लोरा में क्या था, कि मैनुअल में पर्टिकुलरली जो भी स्पीशीज पाई जाती हैं उस एरिया में उसके बारे में बताया गया, और इसमें उसकी हैबिटेट्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे हो सकता है किसी उसकी जीनस के बारे में हो, स्पीशीज के बारे में, फैमिली के बारे में लिखा हो, तो वो होगा मोनोग्राफ। फिर आता है कैटलॉग। इट इज अ लिस्ट और रजिस्टर दैट टेल्स अबाउट ऑल स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में जितनी भी स्पीशीज पाई जाएंगी उसके बारे में ये बताता है, साथ साथ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी देता है। इसके बाद हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन किस लिए की जाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉसिल्स की स्टडी के लिए, फॉर स्टडिंग इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। नेक्स्ट, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। हमने दो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो चेंज क्यों हो रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी
is becoming advanced due to addition of new tools and technique. पहले मॉर्फोलॉजी को यूज किया जाता था क्लासिफिकेशन के लिए, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, क्रोमोसोम्स को, डीएनए मैचिंग तक को भी यूज करने लग गए हैं क्लासिफाई करने के लिए. What different criteria would you choose to classify people that you often meet? जिनसे हम मिलते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं? हो सकता है हम उनको हाइट से देखते हो कि वो छोटा या बड़ा, सेक्स से, मेल या फीमेल है, एज से. नेक्स्ट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन? इंडिविजुअल is a single member distinguished from a group. Population is group of similar organism are said to belong to population. Next, identify the correct scientific name of mango. तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? और तो सब कुछ सेम है. यहाँ पे जीनस कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, यहाँ पे भी कैपिटल. स्पीशीज का फर्स्ट स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल. तो फर्स्ट राइट है. डिफाइन टेक्सोन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्सोन. तो टेक्सोन क्या है? लेवल्स को टेक्सोन बोला जाता है. इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो ये सारे जो हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स टेक्सोन ही हैं. तो इन्होंने और क्या पूछा है? एग्जाम्पल भी बताने हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोसेपियन. नेक्स्ट इज, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज? ओके, करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे छोटा टेक्सोनोमिक रैंक स्पीशीज, देन जीनस, उसके बाद क्या आता है? यहाँ हमने देखा ही है, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर. तो ये ऑर्डर हो जाता है. इसमें देखिए, जीनस के बाद फैमिली आनी चाहिए थी, फिर ऑर्डर, देन ऑर्डर के बाद क्लास आती होती है, फिर क्लास के बाद फाइलम आता होता है. तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस यही है. नेक्स्ट, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली accepted meaning of word species. Discuss with your teacher the meaning of species in higher plant and animal on one hand and bacteria on other hand. Okay. तो स्पीशीज की सारी डेफिनेशंस बतानी है. जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो मायर ने दी थी, दैट इज दिस डेफिनेशन. पहले पुरानी देखते हैं. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइटोलॉजी. नेक्स्ट, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर इंडिविजुअल्स शेयर अ कॉमन जेनेटिक मेकअप. उसके बाद मायर की डेफिनेशन आ जाती है. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर इंडिविजुअल विच इंटरब्रेड freely among themselves but are reproductively isolated from members of other species. अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स, ये तो थर्ड डेफिनेशन से डिफाइन हो सकते हैं, बट जो बैक्टीरिया है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो होती है. जब बैक्टीरिया के अंदर हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ऐसे इंडिविजुअल जिनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी, ये सारा कुछ सिमिलर है. देन डिफाइन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस. तो नीचे से शुरू हो जाते हैं. ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज जीनस, देन ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास इज फाइलम. हाउ इज की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? कि हम जानते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की होती है, एंड ये क्लासिफाई कैसे करती है? बाय नोइंग कीज आर अवेलेबल फॉर नोइंग डिफरेंट फाइलम्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. देन आइडेंटिफिकेशन के लिए, आफ्टर नोइंग द फैमिली आइडेंटिफिकेशन की इज यूज्ड टू नो द जीनस एंड देन स्पीशीज. इलस्ट्रेट द टेक्सोनोमिक हायरार्की विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो ये हायरार्की है, दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें. ये प्लांट का हो गया और ये एनिमल का हो गया.